Students, are you able to see the screen? Ma'am. Okay, so if you have any Yes, ma'am. if you have any problem in this chapter, because we completed this chapter in our last class, if you have any problem, you can ask me. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो इस चैप्टर के अंदर तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम टेक अवे पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करते हैं. Okay, so these are the takeaway points. Many significant changes took place in cultural traditions of Europe between 14th to 17th century. कई सारे changes आए थे culture के अंदर, यूरोप के अंदर 14th से 17th century के बीच में. The church mainly influenced the life of the people a lot. Church जो है वो लोगों की ज़िंदगियों से related हुआ करता था. Renaissance is a French word. Renaissance एक French word है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा से जन्म लेना एक तरीके से. इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी बोला गया है कि जब रिफॉर्म हुई है चीज़ें नए तरीके आए थे उस समय, तब उसके लिए. Fall of feudalism, the religious wars between Christians and Muslims, commercial properties, etc. were the main reasons for the rise of Renaissance in Europe. अब क्या हुआ था, फ्यूडलिज्म का फॉल हुआ था. फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि जो लॉर्ड्स थे वो अपने अंडर लोगों से काम करवाते थे, जिनको बोला जाता है पीजेंट्स. और लॉर्ड्स खुद किसके अंडर में रहते थे, जो वहाँ पे रूलर या किंग हुआ करते थे उनके उसमें हुआ करते थे जो उनको. अब लॉर्ड्स क्या करते थे, पीजेंट्स जो होते थे लोग जो होते थे वहाँ पे, उनसे फ्री में काम कराया करते थे और उनको अपने लैंड पे ही काम करवाया करते थे, और उनको अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया करते थे. बाकी चीज़ें जो हैं उनको पे करनी पड़ती थी. ठीक है, तो फॉल हुआ था फ्यूडलिज्म का, और एक वॉर जो है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में वो शुरू हुई थी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के. मेन रीज़न जो था रेनेसा का यूरोप में वो यही था, और द मेन रीज़न फॉर द राइज ऑफ द रेनेसा इन यूरोप. देन उसके बाद में क्या हुआ था, रेनेसा एट फर्स्ट स्टार्टेड इन इटली, शुरुआत हुई थी इसकी इटली में. देन इट स्टार्टेड इन रोम, वेनिस और फ्लोरेंस. बाद में ये शुरू हुआ था रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में. इन 1455 प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय गटनबर्ग. अब इसी दौरान जो है प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था गटनबर्ग के द्वारा 1455 में. फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय कैक्सटन इन 1477 इन यूरोप. यूरोप के अंदर कब आई थी ये, 1477 में, और ये कहाँ पे सेटअप लगाया गया था, कैक्सटन में. ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज द वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स. अब क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से कई सारी, पहले तो बुक्स क्या हाथों से लिखी जाती थी तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं डेवलप की जाती थी बुक्स. बाद में क्या हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी तब कई सारी बुक्स छपने लगी. इट ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. इससे क्या हुआ, लोगों को जानकारी मिलने लगी, पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी मिलने लगी, उनको समझ में आने लगा कि एजुकेशन क्या चीज़ है. देन मिलान, नेपल्स, वेनिस एंड फ्लोरेंस गेन द स्टेटस ऑफ ट्रेड सेंटर्स बिकॉज ऑफ फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड्स. अब क्या हो रहा था, उस समय में व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा था. ट्रेड सेंटर्स के तौर पे कौन सी सिटीज़ जो हैं वो फेमस हो गई थी उस समय, मिलान, नेपल्स, वेनिस और फ्लोरेंस जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेडर्स के तौर पर, अच्छे ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर उस समय फेमस हो गई थी. ह्यूमैनिज्म वॉज वन ऑफ द मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड इन इटली इन 14th सेंचुरी. अब उस समय में 14th सेंचुरी के अंदर इटली के अंदर एक नई चीज़ शुरू हुई थी, ह्यूमैनिज्म. क्योंकि वो लोग तो सिर्फ पहले पढ़ते थे क्योंकि ट्रेड के हिसाब से, कॉमर्स या लॉ उस हिसाब से पढ़ाई करते थे. धीरे धीरे वहाँ पे ह्यूमैनिज्म करके भी जो है एक मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था और लोग बाग इसके बारे में समझने लगे थे. पेट्रार्क इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म. पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म के नाम से समझा जाता है. ही वेहेमेंटली क्रिटिसाइज द सुपरस्टिशंस एंड लाइफस्टाइल ऑफ क्लर्जी. ये पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते थे जो सुपरस्टिशियस चीज़ें होती हैं, यानी कि अंधविश्वास जो होता है, अंधविश्वास जो कहते हैं उस चीज़ को, जो क्लर्जी यानी कि ये
चर्च के लोग जो करते थे उसको, और उनके जीवन जीने के तरीके को भी ये पूरी तरह क्रिटिसाइज़ करते थे। दूसरी तरफ डांटे वॉज एन एमिनेंट पोएट एंड फिलोसोफर ऑफ इटली। डांटे जो हैं ये बहुत ही जाने पहचाने पोएट रहे हैं और फिलोसोफर रहे हैं इटली के। डांटे इज नोन फॉर हिज क्लासिक्स एंड द डिवाइन कॉमेडी। इनको जाना जाता है इनकी क्लासिक और डिवाइन कॉमेडी के लिए। विलियम टिंडेल ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश इन 1506। अब बाइबल जो है इनको ट्रांसलेट किया था इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में 1506 के अंदर, ठीक है। बोकाशियो वॉज अ ग्रेटेस्ट राइटर एंड ह्यूमैनिस्ट। अब बोकाशियो जो है वो बहुत ही अच्छे राइटर और ह्यूमैनिस्ट रहे हैं। डी कैमरॉन इज़ अ क्लासिक वर्क ऑफ जियोवानी बोकाशियो। डी कैमरॉन सबसे अच्छा काम रहा है जियोवानी बोकाशियो का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 180 स्टोरीज, क्योंकि अच्छे राइटर थे बोकाशियो। इनका पूरा नाम था जियोवानी बोकाशियो। इन्होंने 180 स्टोरीज भी लिखी हैं, ठीक है। Leonardo da Vinci was one of the greatest painters. He was born in Florence in the year 1452. Leonardo da Vinci बहुत ही फेमस पेंटर हैं। इनकी आज भी कुछ पेंटिंग्स देख सकते हैं आप जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये पैदा हुए थे फ्लोरेंस के अंदर 1452 में। Mona Lisa and the Last Supper were the most famous paintings of Leonardo da Vinci. अब इनका फेमस जो इन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, उनमें से दो बहुत ज़्यादा फेमस है, मोनालिसा और द लास्ट सपर। फिर है मिशेल एंग्लो वॉज अनदर ग्रेट पेंटर। ये दूसरे अच्छे पेंटर हैं। हिज ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स वॉज द लास्ट जजमेंट। इनकी सबसे अच्छी पेंटिंग्स जो रही है वो है द लास्ट जजमेंट। आप चाहें तो इन पेंटिंग्स के नाम को आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर और आइजैक न्यूटन पर वेल नोन साइंटिस्ट ऑफ द रेनेसा पीरियड। जो बहुत अच्छे, आइजैक न्यूटन के बारे में आपने जानते ही हैं, बहुत ही कॉमन है, 10th तक आपने पढ़ाई करी है साइंस की तो आपको पता होगा। इन लोगों ने बहुत अच्छे, ये उस ज़माने के साइंटिस्ट रहे हैं रेनेसा पीरियड के, और ये बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं। The theory of the Earth is a part of the Sun-centered system was made popularly by Kepler's cosmographical mystery। अब ये थ्योरी देना कि अर्थ जो है वो एक हिस्सा है, ठीक है, और सन जो है वो सन सेंटर्ड सिस्टम यानी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। प्रॉपर टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है। उन्होंने सिर्फ ये थ्योरी दी थी कि अर्थ जो है हिस्सा होती है, चारों तरफ सन के घूमती है, ठीक है, और इसका नाम दिया गया था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ठीक है, इस थ्योरी को। द रेवोल्यूशन इन साइंस रीच्ड एट इट्स क्लाइमेक्स विद न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अब साइंस का रेवोल्यूशन कब सबसे ज़्यादा हाइट्स पे था? जब न्यूटन की थ्योरी आ गई थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी ग्रेविटेशन की, यानी कि ऊपर से कुछ भी चीज़ फेंके तो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो चीज़ नीचे ही गिरती है, हवा में नहीं तैरती है। ये थ्योरी दी थी आइजैक न्यूटन ने। इसके बाद बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन जो है एक तरीके से हुआ था साइंस के अंदर। फिर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डोमिनेटेड द वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग 14th सेंचुरी मिडिवल यूरोप के अंदर। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो होती हैं वो ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए उसको बहुत ज़्यादा इनका असर रहता था इस पर, ठीक है। ये एक तरीके से होता है ना कि एक उच्च कुल के लोग जो होते हैं, जैसे अपने इंडिया में ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा वैसे देखा जाता था उस ज़माने में, तो वैसे ही यहाँ पे जो फैमिलीज़ हुआ करती थी, नोबल फैमिलीज जो हुआ करती थी, उनका इन्फ्लुएंस जो है लाइफ कैसे जीनी चाहिए मेडिवल यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता था 14th सेंचुरी में। Then we have social, political, economic life of people who are deeply affected by Renaissance। अब Renaissance यानी rebirth यानी मॉडर्न पीरियड शुरू होने वाला था। उस समय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिंदगियां जो थी लोगों की, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला था इसका। Renaissance arose the spiritual of equality among the people and attacked on the superstitions and rituals prevailing in the society। Renaissance से क्या हुआ था, एक इक्वालिटी जो है लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी थी कि इक्वालिटी के अंदर होना चाहिए, सब चीज़ें सब लोगों को प्रॉपरली बराबर तरीके से देना चाहिए, और ये जो अंधविश्वास है या जो पुराने रिचुअल्स चलाए जा रहे हैं, तौर तरीके चलाए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको बंद कर देना चाहिए। तो इस चीज़ में रेनेसा का बहुत बड़ा रोल है। देन लिटरेचर ऑफ रेनेसा पीरियड ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीपल। उस ज़माने में लिटरेचर भी जो है फेमस हुई, क्योंकि हमने पढ़ा था कई सारे राइटर्स हुए हैं, तो वो क्या राइटर्स क्या करते थे, वो सामाजिक तौर तरीक़ों को लिख करके, सोच करके लिखते थे, जो रियलिटी उनके आसपास चल रही थी उनको देखते हुए अपनी स्टोरीज़ और पोम्स और पोइट्रीज़ जो है वो
फ्रेम किया करते थे। उससे क्या हुआ था, और प्रिंटिंग प्रेस भी उस समय आ चुकी थी, तो वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा फैल रही थी लोगों के पास में, और लोगों की राजनीतिक सोच पर भी बहुत असर पड़ रहा था उस चीज़ का। Reformation movement was a protest movement that took place in 16th century against the church and the pope. अब 14th century से चलती हुई आ रही चीज़ें 16th century के अंदर फाइनली एक प्रोटेस्ट के अंदर रूप ले लेती हैं, जहाँ पर ये लोग विरोध कर रहे हैं चर्च और पोप का, उनके द्वारा चलाई जा रही पुराने ज़माने से चली आ रही जो रिचुअल्स थे उन चीज़ों का, सुपरस्टिशियस चीज़ें जो थी उस चीज़ों का ये लोग विरोध कर रहे थे। Martin Luther wrote 95 these theses challenging the authority of the church. Martin Luther जो है उन्होंने 95 theses दी हैं जो चर्च की अथॉरिटी है उनको चैलेंज करते हुए कि चर्च की जो बातें हैं या चर्च के जो काम करने का तरीका है या चर्च कितना वैलिड है और पोप कितना वैलिड है, इन चीज़ों को इन्होंने क्या किया, चैलेंज दिया अपनी राइटिंग के द्वारा। नेशन स्टेट रिसीव न्यू पावर एंड विगर फ्रॉम रिफॉर्मेशन। अब क्या हुआ था, नेशन स्टेट जो है उसको क्या मिली, नई पावर मिली, और नए जो स्टेट्स हैं उनका रिफॉर्मेशन हुआ, यानी वो वापस से काम करने का तरीका उनका बदलने लगा, वो तरीके से चीज़ों को देखने लगे, सॉर्ट आउट करने लगे कैसे उनके जो ये पहले चर्च के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड काम तय करते थे, जो नोबल फैमिलीज होती थी वो चर्च को ही सपोर्ट करती थी और उनके तौर तरीकों को करती थी, और चर्च जो है वो भी इनसे क्या लिया करते थे, डोनेशन लिया करते थे, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था। अपने काम करवाने के लिए उनका मेन ये चीज़ होती थी, उन्होंने साफ बोल रखी थी कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए और आपको एनलाइटमेंट चाहिए, आपको फ्री होना है या आपको अपने पापों से, ये जो आपकी ज़िंदगी है ये पापों से भरी हुई है, इट इज़ फुल ऑफ सिंस, अगर आपको इससे फ्री होना है तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा और आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। इनका एक अलग ही इन्होंने थ्योरी चालू कर रखी थी, तो उस चीज़ को चैलेंज किया गया था यहाँ पर, और चैलेंज करने के साथ में उसके खिलाफ में कई, अब इनका 14th सेंचुरी से चल रहा था, धीरे धीरे इन्वेंशन हो रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस हो रही थी, राइटर्स अपनी लिख रहे थे, पोइट्रीज लिख रहे थे, पोम्स लिख रहे थे, और लोग बाग प्रोटेस्ट करने के लिए एजुकेशन को फैलाया जा रहा था। जो पहले सिर्फ लॉयर और लॉ की पढ़ाई की जाती थी या ट्रेड और कॉमर्स की पढ़ाई की जाती थी, अब उनके सामने नई चीज़ें निकल के आ रही थी। रोमन एम्पायर जो थी वो एक अलग तरीके से लेके जा रही थी, जो पहले उस चीज़ का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, जो उसके बची कुची चीज़ें थी पहले के रोमन एम्पायर की, जो बची कुची चीज़ें थी, जो रिमेनिंग्स थे, उनको डिस्कवर किया जा रहा था, एक्सप्लोर किया जा रहा था, आर्ट और आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर किया जा रहा था, नई नई चीज़ें देखी जा रही थी, नए नए पेंटर्स सामने आ रहे थे। तो ये सारा एवोल्यूशन जब चल रहा था, जब ये सब एक्सप्लोर कर रहे थे, उसी दौरान साथ ही साथ में प्रोटेस्ट भी धीरे धीरे रूप लेने लगा था, शेपअप लेने लगा था, जहाँ पर वो चर्च के द्वारा गतिविधियाँ जो की जाती थी, जो उनके कस्टम्स चलाए जाते थे और कस्टम्स के नाम पे जो डोनेशन मांगे जाते थे, उसको प्रोटेस्ट उसके तौर में लाया जा रहा था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि ये चीज़ वाकई में ऑथेंटिक है भी या नहीं, ये लोग जो बता रहे हैं चर्च वाले, ये चीज़ सही है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें उस समय रूप ले रही थी। ठीक है, और उसके बाद में जब प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, तब धीरे धीरे इनकी स्टेट्स का रिफॉर्मेशन होने लगा, यानी रिफॉर्म होने लगी, वापस से बनने लगी, इनके नए तौर तरीके जो हैं वो अपनाने लगे, नई जीवन शैली जो उन्होंने अपनाना शुरू करी, उन्होंने आर्ट आर्किटेक्चर को प्रोत्साहित करना शुरू करा और उसको बढ़ावा देने लगे। इसीलिए वहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये लियोनार्डो दा विंची जो हैं और दूसरे जो हैं मिशेलेनांजेलो, उन जैसे पेंटर्स हुए हैं जिन्होंने इतनी फेमस पेंटिंग्स बनाई हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये चीज़ें झेल भी रहे थे, इनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स आ भी रही थी, तो ये इसको सॉर्ट आउट भी कर रहे थे और धीरे धीरे ये नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्ली बस इनके सामने एक चीज़ चल गई हो, उसी को ये फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है, द सोसाइटी ऑफ जीसस वॉज फाउंडेड बाय इग्नेटियस लोयोला इन 1540। अब सोसाइटी जो थी जीसस की वो किसके द्वारा ढूंढी गई थी, इग्नेटियस लोयोला 1540 के अंदर। इट मेड एन अटेम्प्ट टू कम्बैट प्रोटेस्टेंटिज्म। अब क्या था, ये एक बैकअप वो था कि जो प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा था उसको रोकने के लिए इन्होंने एक सोसाइटी जो है वो उस समय फ्रेम की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर। रेनेसा, अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ। रेनेसा क्या है, एक रेनेसांस नहीं पढ़ते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको रेनेसा रेनेसा बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ।
ठीक है, दोबारा जन्म लेना। रेनेसा, मैन का मतलब है अ पर्सन विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल, एक व्यक्ति जिसके कई सारे इंटरेस्ट हों और कई सारे उसके अंदर हुनर हों। डॉक्यूमेंट ऑफ इंडल्जेंस का मतलब है अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द चर्च which guaranteed a written promise to absolve द होल्डर ऑफ ऑल हिज सिंस। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था अभी वही चीज़ कि एक डॉक्यूमेंट इशू करते थे जो गारंटी देता था। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट कौन इशू कर रहा है? ये चर्च वाले ही इशू कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, और ये गारंटी दे रहे हैं कि ये आप अगर इनको डोनेशन देंगे तो आपके सारे पाप जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे। ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके लिए डोनेशन के तौर पर पैसे भी लेते थे। फिर है ह्यूमैनिज्म, अ मूवमेंट विच गेव प्रायोरिटी टू प्रेजेंट लाइफ रादर देन लाइफ देयर आफ्टर। अब ये एक ऐसा मूवमेंट था उस समय में जहाँ पर क्या हो रहा था, उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही थी, उस चीज़ को तवज्जो दे रही थी कि प्रेजेंट में जो आप जी रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दे रही थी, बजाय उसके कि जब आप मर जाएंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, ये डॉक्यूमेंट ऐसा इशू कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये इनसे भी इन्फ्लुएंस है कि अगर आप अपने पाप अपने सारे पूरे कर देंगे, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो आपके सारे पाप जो है वो मिट जाएंगे और आपका आने वाला जीवन जो है इस जीवन के मृत्यु काल के बाद में आपका जीवन और अच्छा होगा। तो ये उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे करके इनकी आज की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा कठिन बना रहे थे। लेकिन इनको ये ह्यूमैनिज़्म जब आया, एक्टिवेट हुआ, जब ये चीज़ लोगों के अंदर आई तो उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया था। सो दैट्स ऑल विद आवर टेक अवे पॉइंट्स। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। सो आई सपोज यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आपके टेक अवे पॉइंट्स के साथ में ही आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। Go through them, study them, write them in your fair copies, and if you find any problem in this chapter, we'll continue to discuss all of your problems in our next class. Till then, have a great day ahead. uh, Stay safe, stay healthy. Yes. मैम पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। Yes, Kashish. मैम बट है पेपर। सॉरी, आज का पेपर है जो नहीं हुआ है, तो आप उन सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को प्लीज़ कंसल्ट करिए। यस मैम।